गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और जैसा आप देख पा रहे हैं आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में। महात्मा गांधी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये नाम ऐसा है जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया के किसी कोने में भी आप जाकर के लेंगे तो वो अपनी पहचान खुद रखता है। इस पहचान का कारण कोई एक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करना मात्र नहीं है। ऐसा तो बहुत से लोगों ने आज़ादी दिलाई है अपने देशों को, लेकिन उनको दुनिया याद नहीं करती। बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने आज़ादी अपने अपने समाज को, अपने अपने राष्ट्र को आज़ादी दिलाई है, लेकिन गांधी ने केवल आज़ादी नहीं दिलाई बल्कि एक जीवन दर्शन दिया है सबको। हमें एक रास्ता दिखाया है जीवन जीने का, जो तब भी उतना ही प्रासंगिक था जब वे मौजूद थे इस धरती पर, और आज भी उतना ही प्रासंगिक है या कहीं कि उससे कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। तो गांधी केवल एक ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जिसने कुछ किया और वो चला गया जैसे सामान्यतः होता है। वो चला गया लेकिन एक ऐसा विचार छोड़ गया जिसको दुनिया आज भी अपना सकती है और आने वाले समय में भी अपना सकेगी। एक ऐसा विचार जो कभी पुराना नहीं पड़ता। खैर, तो बात करते हैं उस पृष्ठभूमि की, गांधी की उस पृष्ठभूमि की जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उन्हें सफल बनाया। देखिए, गांधी एक ऐसा व्यक्ति था जो पैदा तो भारत में हुआ, लेकिन पढ़ाई उन्होंने लंदन में की और अपना जीवन का महत्व, कर्म भूमि अगर बात करें तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को बनाया। और दक्षिण अफ्रीका वो जगह है जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। यानी वहां से वो महात्मा बन करके भारत लौटे। कह सकते हैं कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को एक वकील दिया और दक्षिण अफ्रीका ने भारत को एक महात्मा लौटाया। खैर, तो इस संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा मैं करना उचित समझता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो पृष्ठभूमि है गांधी की जिसने गांधी को आगे बढ़ाया। देखिए, आपको पता है कि गांधी गुजरात में पैदा हुए और अपने समाज के विरोध के बावजूद वो लंदन पढ़ने गए, वकालत पढ़ करके वहाँ से लौटे। अब वकालत भारत में जब लौटे तो उनकी कुछ विशेष चली नहीं यहाँ पर, और वो काम की तलाश में एक मुस्लिम व्यापारी थे उन्हीं के क्षेत्र के, दादा अब्दुल्ला, उनके साथ चले गए। उन्हीं का एक केस सुलझाने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। उन्हें लगा कि भाई यहाँ सफल नहीं हो रहे, हो सकता है वहीं कुछ बदले जा करके, तो वहाँ चले गए और उनका मामला, जो पारिवारिक एक विवाद था, उसको उन्होंने आपसी रजामंदी से सुलझाया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया उसमें। और लेकिन वो भारत लौट ही रहे थे कि अचानक कुछ और मंजूर था विधि को, और वो रुके, और ऐसा रुके कि 22 साल तक वहीं रह गए। बीच में भारत लौटे कुछ समय के लिए, लेकिन वो बहुत अल्पकाल था। 22 साल तक का जीवन उन्होंने वहाँ बिताया और उन 22 सालों में वहाँ रहने वाले भारतीयों के सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका, जिसको आप जानते हैं आजकल बहुत महत्वपूर्ण देश है अफ्रीका का, वो उस समय दक्षिण अफ्रीका एक राष्ट्र नहीं हुआ करता था आज की तरह। उसमें कई सारी कॉलोनीज थी। जैसे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी उनके आज़ाद होने से पहले, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में भी कई सारी कॉलोनीज थी। जैसे एक था नेटाल, एक अलग कॉलोनी थी, एक था आपका ट्रांसवाल अलग था, एक इस प्रकार से अलग अलग कॉलोनीज थी वहाँ पर। कॉलोनीज मतलब उपनिवेश, अलग अलग छोटे छोटे देश कह लीजिए आप उनको।
जिन पर यूरोपियन लोगों का शासन था। वहाँ की जो आम जनता थी, जो अफ्रीकी लोग थे, उनकी स्थिति तो बहुत ख़राब थी। और वहाँ पर तीसरे लोग थे भारतीय लोग, भारतीय मूल के लोग थे वहाँ पर, जिनको कि वहाँ के खेतों में काम करने के लिए, खानों में काम करने के लिए ले जाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। गरीब भारतीय थे, जिसमें कुछ गुजराती लोग व्यापारी भी थे वहाँ पर, और ख़ासकर तमिलनाडु से काफ़ी मज़दूर लोग वहाँ थे। तो उनके साथ जो अत्याचार कर रहे थे वो वहाँ के जो शासक थे, गोरे शासक, यूरोपीय शासक, उन अत्याचारों का विरोध करने के लिए गांधी वहाँ रुके और उनको सफलतापूर्वक उनके अधिकारों को बहाल करा करके सन 1915 में भारत लौटे, 22 साल बाद। 1915 में जब वो भारत लौटे तो आपको पता है कि भारत में, मतलब दुनिया में, विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था 1914 में। और भारत क्योंकि ब्रिटिश के अधीन था, तो भारत को भी ब्रिटेन ने भारतीयों की सहायता मांगी, कांग्रेस से भी सहायता मांगी। तो गांधी ने इस अंग्रेज़ों की सहायता करने का निश्चय किया और युद्ध में उन्होंने आह्वान किया भारतीयों से कि वो सेना में शामिल हों, और गुजरात में घूम घूम करके उन्होंने जो है सैनिकों की भर्ती में सहयोग किया। उसके बाद, क्योंकि आपको पता है उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु कहते हैं उनको, 1915 में उनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु से पहले वो गांधी को कह गए थे, भैया ये दक्षिण अफ्रीका नहीं है, ये भारत है, पहले यहाँ की राजनीति को समझो, परिस्थितियों को समझो, और उसके बाद राजनीति में शामिल होना। गांधी जी ने भी ठीक यही उनके अपने गुरु के आदेश का पालन किया और वो राजनीति से दूर रहे थोड़ा सा, और उन्होंने गुजरात में साबरमती के नदी के किनारे अपना आश्रम बना लिया और वहीं रहने लगे। वहीं से उन्हें एक निमंत्रण मिला बिहार में चंपारण का। चंपारण की जो समस्या थी, वहाँ के नील की खेती करवाते थे वहाँ के किसानों से लोग जबरन, और किसानों का उससे बड़ा बुरा हाल था। उस समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें बुलाया गया। वो वहाँ पहुँचे और सफलतापूर्वक उस मसले को निपटाया, शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा उस समस्या का समाधान करवाया। वहाँ से लौटे नहीं थे कि उससे पहले उनको वहाँ से एक और निमंत्रण मिला अपने ही प्रदेश यानी गुजरात से। 2 निमंत्रण थे बल्कि, एक खेड़ा का और दूसरा अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या का। खेड़ा के में क्योंकि अकाल पड़ गया था तो किसान अपना लगान नहीं दे पा रहे थे, तो वो चाहते थे कि उनका लगान माफ़ हो जाए, सरकार उनका माफ़ करे। तो इस समस्या का समाधान के लिए गांधी जी को उन्होंने बुलाया। और अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या ये थी कि उनके मालिकों के साथ उनका वेतन को लेकर के कुछ विवाद था, तो उसको सुलझाने के लिए उन्होंने गांधी जी को बुलाया। दोनों मुद्दों को उन्होंने सफलतापूर्वक यहाँ भी निपटाया, और इस प्रकार से उन्होंने अपना जो सत्याग्रह का जो मार्ग था, जिसका सफलतापूर्वक प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी किया था, उसका भारत में भी उन्होंने उसको सफलतापूर्वक आजमाया। और उनका विश्वास दृढ़ हो गया कि ये एक सफल तरीका है जिसके माध्यम से समस्याओं का समाधान हो सकता है। गांधी जी जो है शुरू में सहयोगी थे, यानी ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रहे थे। युद्ध में भी उन्होंने सहायता की, और ब्रिटिश सरकार ने उनका सम्मान भी किया, उनको सम्मानित किया, उनको मेडल दिया इस युद्ध में सहायता करने के लिए। लेकिन युद्ध जब समाप्त हुआ तो जो आकांक्षाएं थी भारतीयों की, उनको पूरा नहीं किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, और बदले में भारतीयों पर अत्याचार बढ़ा दिया गया। तो गांधी जी फिर वहाँ से उनका नज़रिया बदलता है और वो फिर एक असहयोगी के रूप में सामने आते हैं। और उन्होंने भारत में 1919 से 1947 तक का जो काल था, उसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। उस सारे मामले की चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। देखिए साहब, हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी युग की। अब तक हम 2 युगों की चर्चा पहले कर चुके हैं, उदारवादी युग 1885 से 1905 तक, और उग्रवादी युग 1905 से 1919। ये तीसरा युग है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और निर्णायक युग है।
महात्मा गांधी के नाम से इस युग को जाना जाता है। इस कारण आप निश्चित रूप से समझ ही गए होंगे कि इसमें क्योंकि महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब तक के जो पिछले दो युग थे उसमें किसी एक नेता की बात नहीं थी। हालांकि 1905 के बाद तिलक बहुत सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आए थे, लेकिन फिर भी अलग तिलक केवल महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र में तिलक का ज़्यादा प्रभाव था। बंगाल की बात करें तो बिपिन चंद्र पाल थे, पंजाब की बात करें तो लाला लाजपत राय थे। लेकिन 1919 के बाद सब जगह गांधी ही गांधी थे, इसलिए इस युग को गांधीवादी युग कहा जाता है। तो इसीलिए इस युग को राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी के व्यक्तित्व ने इस युग को आच्छादित कर रखा था। यह वर्चस्व का युग था उनके। और गांधी की देन ये थी कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नया लक्ष्य दिया और नए साधन दिए। गांधीवादी युग में हमने ये तय किया कि हमारा उद्देश्य जो है, यानी कांग्रेस का उद्देश्य, सभी उचित साधनों के द्वारा, यदि संभव हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, और यदि ऐसा संभव नहीं हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर जाकर के भी भारत के लिए स्वराज्य प्राप्ति करना है। यह लक्ष्य तय किया कांग्रेस ने। अब तक जो बात हो रही थी वो स्वराज्य की बात तो हो रही थी, लेकिन सभी उचित साधनों की बात नहीं थी उसमें। ये एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया और आगे चल करके आपको पता ही है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के हमने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपनाया, यानी एक नया लक्ष्य मिला भारतीय राष्ट्रवाद को, वो था पूर्ण स्वराज्य। अब तक जो है हम अधिराज्य स्थिति की मांग कर रहे थे। तिलक ने हालांकि शुरू में पूर्ण स्वराज्य की बात की थी, लेकिन बाद में मांडले जेल से छूटने के बाद 1914 के बाद उन्होंने भी अधिराज्य की स्थिति को स्वीकार कर लिया था, आंतरिक स्वराज्य की बात स्वीकार कर ली थी। लेकिन अब हमारा लक्ष्य हो गया पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना 1929 में। और जो साधन हमने अपनाए वो अधिक प्रभावी साधनों का प्रयोग किया। सत्याग्रह का साधन अपनाया हमने। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने हिंसा और गुप्त षड्यंत्र का जो रास्ता था उसको स्वीकार नहीं किया, जो हमारे क्रांतिकारियों ने अपनाया था। हालांकि उनका अपना नजरिया था, लेकिन गांधी ने उस नजरिए को स्वीकार नहीं किया। लेकिन गांधी ने कहा कि भाई हमें हिंसा नहीं करनी, षड्यंत्र नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। उन्होंने अन्याय का खुले और सक्रिय विरोध का आह्वान किया, घर से निकल करके सक्रिय विरोध की बात कही। यानी गांधी जी का जो तरीका था वो ऐसा नहीं था कि उसमें कष्ट नहीं थे, कष्ट बहुत थे, लेकिन हम हथियार नहीं उठाएंगे, ये उनका कहना था। बिना हथियार उठाए हम कष्ट सहेंगे, गांधी ने कहा। और गांधी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया, जनता से जोड़ दिया। तिलक ने भी ये काम किया था, लेकिन तिलक से भी आगे ले गए उस काम को महात्मा गांधी। खिलाफत का समर्थन करके उन्होंने मुसलमानों को, जो राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गए थे, उनको भी जोड़ने का काम किया, फिर से कांग्रेस के साथ लाने का काम किया, एक मंच पर खड़ा किया उन्होंने। ये बहुत बड़ा योगदान था उनका। हालांकि ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक तुष्टीकरण की नीति की भी शुरुआत हुई थी यहाँ से भारतीय राजनीति में, तो इसको दोनों तरह से हम देख सकते हैं। और दूसरा उनका योगदान था, उन्होंने बड़ा योगदान उनका था, कांग्रेस को जन संगठन बनाया, जनता का संगठन बना दिया, आम जनता कांग्रेस से जुड़ गई। तो ये बड़ा योगदान गांधी का रहा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो यहां आप देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जनवरी 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे
वहाँ सफल होकर के वहाँ अपने अहिंसक साधनों का प्रयोग करके भारत लौटे। और जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ सारी बातें, वो संक्षेप में मैंने इस स्लाइड में आपके लिए लिखी है कि वो शुरू में एक राजभक्त थे, लेकिन बाद में बदली हुई परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया। 3 आंदोलन चलाए, मतलब 1919 से पहले चंपारण का आंदोलन था, खेड़ा का और अहमदाबाद के मिल मजदूरों का। और आगे चल करके जब गांधीवादी युग की बात हम करते हैं तो 3 राष्ट्रीय स्तर पर 3 आंदोलन उन्होंने सफलतापूर्वक चलाए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी की टेक्निक्स पर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, और इन सभी आंदोलनों के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल आप आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।